हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ का नेम आपने सेक्रेटरी में भी सुना होगा एंड आपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी सुना होगा। तो आज हमारा जो बेसिस है वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बेसिस पे अल्जाइमर डिजीज़ की स्टडी करेंगे। आई मीन पैथोफिजियोलॉजी का स्टडी करेंगे, मैनेजमेंट का स्टडी करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, बेसिकली ये होती क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अल्जाइमर डिजीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डायग्राम शो किया है, मैंने आपको ये रिप्रेजेंट करने के लिए किया है कि ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ होती है। ठीक है, तो अब हम नोट्स के थ्रू स्टडी करेंगे एंड इसके सारे कॉजेज विद डायग्राम जो है मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ये क्विक रिवीजन है अल्जाइमर डिजीज़ का, आप इसको अदर बुक से भी प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटली रिवाइज करने जा रही हूँ कि व्हाट इज़ द अल्जाइमर डिजीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कि ये इंट्रोडक्शन कि भाई अल्जाइमर डिजीज़ होती क्या है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेनाइल डिमेंशिया। ठीक है, ये अल्जाइमर डिजीज़ जो है ये इसको सेनाइल डिमेंशिया भी बोलते हैं। बेसिकली जो अल्जाइमर डिजीज़ होती है वो डिमेंशिया का टाइप होती है। ठीक है, डिमेंशिया का टाइप है। ठीक है, कैरेक्टराइज बाई मतलब कह सकते हैं कि डिमेंशिया जो है वो क्या होता है, पहले हम ये एक्सप्लेन करते हैं। डिमेंशिया होता है ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स, यानी कि पेशेंट जो होता है, पर्सन जो है, जिसको हम पेशेंट भी कह सकते हैं, तो उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरप्ट होने लगेगी। आई मीन कोग्निटिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो वो डिमेंशिया की कंडीशन होती है। इसमें और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो यहाँ पे हम अल्जाइमर डिजीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है। सेनाइल डिमेंशिया होता है, यानी कि सेनाइल मीन्स क्या होता है, सेनाइल मीन्स होता है एज, यानी कि ग्रोइंग एज, यानी बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी होती है। ठीक है, सेनाइल डिमेंशिया जो है उसको अल्जाइमर डिजीज़ भी बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में डिमेंशिया का जो केस होते हैं, मोस्टली उन पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज़ जरूर मिलती है। 90% केसेस में डिमेंशिया जिस पर्सन को होगा उसको अल्जाइमर डिजीज़ ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो अब हम अल्जाइमर डिजीज़ को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको। कैरेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट इन मेमोरी, यानी कि ये जो बीमारी है अल्जाइमर, ये प्रोग्रेसिवली बढ़ती है, मतलब धीरे धीरे बढ़ती है ये बीमारी। ठीक है, तो प्रोग्रेसिवली इम्पेयरमेंट होता है किनमें, इन मेमोरी, यानी कि बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अल्जाइमर डिजीज़ की मेन लाइन यही है कि व्हाट इज अल्जाइमर। आपको यही याद बताना है कि कैरेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट इन मेमोरी, मेमोरी जो है धीरे धीरे लॉस होने लगती है, तो वो क्या होती है, वो होता है अपना अल्जाइमर डिजीज़। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या 3 पॉइंट 4 पॉइंट और हैं, वो क्या है, कोग्निटिव फंक्शंस, यानी कि किसमें और इंपेयरमेंट होने लगेगा, इंपेयरमेंट कोग्निटिव फंक्शन में भी होने लगेगा, यानी कि एक्टिविटीज आप नहीं कर पाओगे डेली एक्टिविटी। इसके अलावा क्या है, जजमेंट, यानी कि पेशेंट की जजमेंट में भी इंपेयरमेंट होने लगता है। ठीक है, कोग्निटिव फंक्शन में भी इंपेयरमेंट होने लगता है, देन जजमेंट में भी इंपेयरमेंट होने लगता है। ठीक है, फिर आता है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, यानी कि डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज होती है, यानी चलना, दौड़ना, इसके अलावा एक्सरसाइज करना, एक्टिविटीज करना, लाइक खाना, और खुद के जो वर्क है डेली लिविंग के, इंसान वो भी नहीं कर पाता। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जिस सिनाइल होता है, आई मीन बढ़ती एज के साथ होता है बीमारी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि ये सेनाइल डिमेंशिया का टाइप होता है। और कैरेक्टराइज में क्या हो सकता है, कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट इन मेमोरी, मेमोरी में प्रोग्रेसिवली इंपेयरमेंट हो सकता है, कोग्निटिव फंक्शन में इंपेयरमेंट हो सकता है, आप देख सकते हो जजमेंट में इंपेयरमेंट हो सकता है, और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में भी इंपेयरमेंट इसके हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया किसका इंट्रोडक्शन, किसका, अल्जाइमर डिजीज का। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड, क्या है, सेकंड है इसका हिस्ट्री, कि व्हाट इज द हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है अब इसकी। अब हिस्ट्री में देखिए तो हिस्ट्री है इसकी एलोस अल्जाइमर। एलोस अल्जाइमर एक क्या है, एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट था, जिसने फर्स्ट डिस्क्राइब द डिजीज इन 1907। यानी कि अल्जाइमर डिजीज की हिस्ट्री के बारे में जाने तो एलोस अल्जाइमर जो है वो एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट है, जिसने इसकी खोज की थी, किसमें, 1907 में। ठीक है, तो इसी के नेम के ऊपर जो है इस डिजीज का नाम रख दिया, क्या, अल्जाइमर। ठीक है, ये आपको बस इतना याद रखना। फिर आगे का ही डिस्क्राइब पैथोलॉजिकल चेंजेस। अब आपको ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, पैथोलॉजिकल चेंजेस। अब इसने डिजीज को कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये डिस्क्राइब पैथोलॉजिकल चेंजेस or now referred as neurofibrillary tangles and neuritic plaques are cause this condition। आई मीन जो एलोइस अल्जाइमर है उसने अल्जाइमर डिजीज को पैथोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू बताया कि इसमें 2 पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और दोनों पैथोलॉजिकल चेंजेस आपको मस्ट याद होने ही होने चाहिए। हर हाल में आपको ये दोनों पैथोलॉजिकल चेंजेस याद होने चाहिए। ये अल्जाइमर डिजीज की है, क्या क्या है, न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स, एंड न्यूराटिक प्लेक्स जो है आर कॉज दिस कंडीशन। ठीक है, यानी न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स 1, ठीक है, ये 1 है, और ये है 2। ठीक है, तो न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स पैथोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, न्यूराटिक प्लेक्स आएंगे। आपको ये वर्ड्स थोड़े नोन अननोन लग रहे होंगे, इनको मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी जो है उसमें बताऊंगी कि पैथोलॉजिकल चेंजेस कैसे आए हैं और ये होते क्या हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है अभी कि एलोइस अल्जाइमर वो था, एक न्यूरोलॉजिस्ट था जिसने अल्जाइमर डिजीज की खोज की थी, और उसने पैथोलॉजिकल चेंजेस बताया। वो पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या है, न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स हैं और न्यूराटिक प्लेक्स। ठीक, डन, इसकी हो गई है हिस्ट्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू द कॉज और रिस्क फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कि भाई ये डिजीज के बारे में पढ़ लिया होती, क्या कॉज क्या है, रीजन क्या है किसी बीमारी होने के, इसके अल्जाइमर डिजीज के। देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसका, कॉज इज अननोन। अल्जाइमर डिजीज का कॉज जो है वो अननोन होता है। ठीक है, उसका कौन कॉज जो है किसी को अब तक एग्जैक्टली स्टडीज में नहीं आया है, बट सम फैक्टर्स मे कॉज दिस डिजीज। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स। क्या बोलते हैं,
रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स में आप एक चीज़ ध्यान रखना, कॉज और रिस्क फैक्टर में फ़र्क ये होता है कि कॉज डिफाइन उसका रीज़न होता है बीमारी का, कि हाँ भाई इसकी वजह से ये बीमारी डायरेक्टली डिजीज़ जो है असल में हो रही है, ठीक है। लेकिन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हो सकती है, यानी कि वो डिजीज़ हो सकती है, कन्फर्म नहीं है कि वो डिजीज़ ज़रूरी हुई, लेकिन वो फैक्टर जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस बीमारी को कॉज करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। यानी कि या तो डायरेक्टली बीमारी उस पेशेंट में उन फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, या फिर इनडायरेक्टली हो सकती है, इंटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हम अब नोन कॉज तो उसका नोन है अल्जाइमर डिजीज का, तो उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है वो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में जाने, मैं आपको एक डायग्राम शो कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने डायग्राम बताया है कि कॉज क्या क्या है, उनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। कैसे कि एज और जेंडर इसका फैक्टर हो सकता है, मैं आपको अंदर कॉज आएंगे मैं एक्सप्लेन इन्हीं को करूंगी। एज एंड जेंडर हो सकता है, जेनेटिकल फैक्टर हो सकते हैं, हेड इंजरी हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, इन्फेक्शंस भी कई तरह के कॉज कर सकते हैं एंड अल्जाइमर डिजीज में, ठीक है। इसके अलावा क्या है लास्ट, इनमें 3 फैक्टर और हैं, वो कौन कौन से हैं, वो फैक्टर हैं लाइफस्टाइल, अदर लाइक ओबेसिटी एंड डायबिटीज भी हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। इनडायरेक्टली ये फैक्टर जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अल्जाइमर डिजीज को कॉज करने में लीड करते हैं, ठीक है। तो अब इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो इसमें आता है जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी, ठीक है। जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी क्या हो सकती है, ये भी इसके रिस्क फैक्टर्स में हो सकती है। डाउन सिंड्रोम में, मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी जो है उसकी वजह से जो है वो रिस्क फैक्टर होता है अल्जाइमर डिजीज होने का। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। जेनेटिकल फैक्टर मीन्स हेरिडिटिकल जो है ये चीज़ें आती हैं, जैसे एक पेशेंट है, वो सॉरी पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स के अंदर ये डिजीज है, तो वो उनके ऑफ स्प्रिंग में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के थ्रू जो है वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। लाइक डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो अपने पेरेंट्स के जो गुण होते हैं वो अच्छे फैक्टर्स भी आते हैं पेरेंट्स से और बैड फैक्टर्स भी आते हैं, तो इन दोनों ही जो है उनकी ऑफ स्प्रिंग में आते हैं, यानी संतति में आते हैं। तो ये फैक्टर्स की वजह से, जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी की वजह से भी ये फैक्टर है कि उससे अल्जाइमर डिजीज हमें आए। मैंने आपको बताया इस चीज़ को कि जेनेटिकल बेसिस भी होता है इसका, ठीक है। देन सेकंड यही फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके किसी दादा परदादा या फिर दादी को, किसी को अगर फैमिली में है, तो चांसेस होते हैं रिस्क फैक्टर्स के कि वो आ सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% आएगी, बट हाँ मे बी आर चांसेस। देन है हेड इंजरी, हेड इंजरी इसका रीजन हो सकता है, ठीक। वायरल इन्फेक्शन मैंने आपको अभी लास्ट पेज में बताया। हाइपरटेंशन भी इसका रूल होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कॉज करने में लीड करता है। इंक्रीज एज, जैसे कि बताया सिनाइल होता है, तो सिनाइल में तो इंक्रीजिंग एज के साथ होता है। ये स्मोकिंग भी है, कार्डियो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, कार्डियोवैस्कुलर जैसे मैंने बताया, और डायबिटिक जो है पेशेंट में भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब इंटरचेंजेबल मतलब मीन्स ये है कि जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज किसी पेशेंट को है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट करेगा किस पे, हार्ट पे, हार्ट की वॉल्स पे। जब हार्ट की वॉल पर प्रेशर बढ़ने लगेगा डायरेक्टली, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हार्ट पंपिंग जो कैपेसिटी होती है, हार्ट पंपिंग कैपेसिटी कुछ कम हो जाएगी, और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं ब्रेन सेल्स पे जाके लगेगा, ब्रेन सेल पर कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। और जब ब्रेन सेल्स की एक्टिविटीज पे इफेक्ट पड़ेगा तो प्रोग्रेसिवली क्या होगा, अल्जाइमर डिजीज क्या होगी, अल्जाइमर डिजीज जो है वो कॉज होने लगेगी, यानी कि उसके सिम्टम्स शो होने लगेंगे, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये इंटरचेंजेबल होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, वायरल इन्फेक्शन, हेड इंजरी, फैमिली हिस्ट्री, इन सबका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अल्जाइमर डिजीज कॉज करने में रोल होता है। बस मेरा मोटिव ये था एक्सप्लेन करने का आपको। तो ये क्या है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, सारे कॉज इसका अननोन है, ठीक है। तो अब हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, कि व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है अल्जाइमर डिजीज की, ड्यू टू कॉज या रिस्क फैक्टर्स। मैंने आपको बताया रिस्क फैक्टर्स की वजह से क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स की वजह से ये होगा कि एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ इसका एबनॉर्मल प्रोटीन। अब ये वर्ड आप याद रखना, कौन सा, एबनॉर्मल प्रोटीन वाला, यानी एक्सेसिव मात्रा में एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और ये एबनॉर्मल प्रोटीन कौन कौन से हैं, ये दोनों वही हैं जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे, कौन से, न्यूराइटिक प्लेक्स और न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, ये दोनों के दोनों एबनॉर्मल प्रोटीन है जिनका एक्सेसिव फॉर्मेशन होने लगेगा। अब न्यूराइटिक प्लेक्स और न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स की लोकेशन अलग अलग है फॉर्मेट होने की। न्यूराइटिक प्लेक्स एट नर्व टर्मिनल, अब नर्व क्या नाम है याद रखो, नर्व टर्मिनल्स और नर्व सेल्स, ठीक है। नर्व टर्मिनल पे तो न्यूराइटिक प्लेक्स एक्सेसिव एबनॉर्मल प्रोटीन है जो फॉर्मेट होने लगेगा, एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स जो है नर्व सेल्स के अंदर फॉर्मेट होने लगेंगे। ये दोनों जो हैं क्या है, एबनॉर्मल प्रोटीन, ठीक है। तो एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन, ठीक है, एट नर्व टर्मिनल्स एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स का नर्व सेल्स पे, तो एक तो नर्व टर्मिनल पे फॉर्मेट हो रहा है एक्सेसिव, और एक नर्व सेल्स पे फॉर्मेट हो रहा है, कौन से, ये दोनों एबनॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से रीजन होगा दीज एबनॉर्मल प्रोटीन डैमेज द न्यूरॉन, ठीक है, एंड ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। क्या क्या करने लगेंगे, जब एक्सेसिवली फॉर्मेशन जब इन दोनों प्रोटीन का होने लगेगा, तो इसकी वजह से क्या कॉज होगा, ये एक्यूमुलेट जब ये होने लगेंगे फॉर्मेट होकर, तो ये न्यूरॉन्स को डैमेज करेंगे, किसको करेंगे, न्यूरॉन को डैमेज करेंगे, एंड ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है, न्यूरॉन का वर्क क्या होता है, सिग्नल पास आउट करना, ताकि ब्रेन सेल्स बॉडी हमारी वर्क कर पाए। तो अगर ये प्रोटीन एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो डैमेज किसको करेंगे, ऑब्वियसली न्यूरॉन को करेंगे, क्योंकि नर्व साइड पे बन रहे हैं, ठीक। एंड ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल को भी ट्रांसमिशन नहीं करेंगे। कैसे, आप नर्व की एनाटॉमी याद हो तो सिनेप्स में आपको पता हो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल
सिग्नल्स को पास आउट करते हैं एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन तक। और जब ये एक्यूमुलेट प्रोटीन जब वहाँ पे होने लग जाएंगे कौन कौन से न्यूरेटिक प्लेक और न्यूरोफिब्रिलेटेड एंगल्स, जब ये एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो ये किसको डैमेज कर देंगे नर्व और सिग्नल्स को। इसकी वजह से न्यूरो ट्रांसमिशन पे भी लोड पड़ेगा और वो भी शायद कम या ज़्यादा होने लगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, नेक्स्ट टाइप का नर्व ट्रांसमिशन सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। ऑब्वियसली जब न्यूरो ट्रांसमीटर कम होने लगेंगे, एब्नॉर्मल प्रोटीन जो एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो ऑब्वियसली न्यूरो ट्रांसमीटर क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है ब्रेन, नॉर्मल फंक्शन जो है एब्रप्ट हो जाएंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगा, ब्रेन सिस्टम क्या है, ब्रेन सिस्टम जो है डैमेज होने लगेगा, एब्रप्ट होने लगेंगे फंक्शंस आर एब्रप्ट, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, अल्जाइमर डिजीज जो है हमारी कॉज हो जाएगी। अंडरस्टैंड क्या होगा, मैं आपको क्विक रिव्यू दे देती हूँ इस चीज़ का। सबसे फर्स्ट पे हम देखें पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू कॉज या रिस्क फैक्टर्स, ऑब्वियसली इसके रिस्क फैक्टर एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ एब्नॉर्मल प्रोटीन का एक्सेसिव फॉर्मेशन होने लगेगा न्यूरेटिक प्लेक्स का, नर्व टर्मिनल्स का और न्यूरोफिब्रिलेट एंगल्स का सेल्स फॉर्म होने लगेगा। दीज एबनॉर्मल प्रोटीन डैमेज द न्यूरॉन एंड ब्लॉक ट्रांसमिशन। ये क्या करेंगे, न्यूरॉन को डैमेज करेंगे और सिग्नल्स को ब्लॉक करेंगे, ठीक। और उसकी वजह से न्यू ट्रांसमिशन सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा नर्व ट्रांसमिशन का, और ब्रेन नॉर्मल फंक्शन जो है एब्रप्ट हो जाएंगे और देन हमें क्या मिलेगी, अल्जाइमर डिजीज, ठीक है। तो ये मेरी थी आपकी क्या पैथोलॉजी, ठीक है। अब इसको मैं आपको अल्जाइमर के सिम्टम बताना चाह रही हूँ। भाई हमने पढ़ लिया कॉज क्या है, हिस्ट्री क्या है, होता क्या है, इसके सिम्टम क्या क्या है, ताकि हमें पता लगे किसी भी बीमारी के सिम्टम का क्वेश्चन कौन लगता है, ताकि तो डॉक्टर के पास जाता है, ये मेरे को ये दिक्कत है। तो अब अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम को मैं डायरेक्टली शो करूँ, कन्फ्यूजन विद टाइम एंड लोकेशन। तो फर्स्ट पे आप देखो क्या बताया, कन्फ्यूजन विद टाइम एंड लोकेशन। टाइम और लोकेशन के साथ इरिटेशन को होने लगेंगे, ठीक है। डिफिकल्टी कंप्लीटिंग फैमिली टास्क, किसी तरह का कोई टास्क है जो इजीली कर सकता है कोई और पर्सन, पर कोई इंसान नहीं कर पाती। विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज में वो दूर होने लगा, सोशल डिस्टेंस रखने लगेगा। ट्रबल इमेज विद इमेजेस एंड स्पेस से भी उसको प्रॉब्लम आएगी, खुद की इमेज देख के भी कभी सेट आउट करेगा। पुअर जजमेंट, यानी कि किसी कंडीशन उसके सामने आई उसको सॉल्यूशन निकाले या फिर स्थिति को समझे, वो उसकी जजमेंट उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। देन डिफिकल्टी सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग 112 होता है, कई बार मतलब मैथ्स इक्वेशंस होती है, कहीं को हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है, कहीं को लैंग्वेज बैरियर होता है, तो वो चीज़ भी इसके अंदर आती है। देन आता है हमारा मिसप्लेसिंग आइटम यानी कि एक जगह पर कुछ चीज़ घर में रखी, दोबारा जैसे टीवी का रिमोट है किसी रख दिया, कहीं जगह बाथरूम में रख के आ गया, किसी दिन बेड पे रख दिया उसको, मतलब किसी और रूम में रख के आ गया, जबकि टीवी वहाँ चल रही है, तो प्लेसेस मिसप्लेसिंग किसी से होता है। मेमोरी लॉस उसको होने लगता है, आई मीन परसों उसने कौन सी परसों घर में शादी थी, उसको याद ही नहीं कि परसों उसके घर में शादी थी, और कोई चीज़ के बारे में पूछना तो उसको पता ही नहीं, तो वो चीज़ें किसमें आती है, मेमोरी लॉस में। फिर आता है अनफाउंडेड इमोशंस, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि इस चीज़ पर कौन सी चीज़ पर क्या स्थिति पर क्या रिएक्ट करें, तो वो उनमें भी अनफाउंड इमोशन रहते हैं, इमोशन ही नहीं आते कई बार। डिफिकल्टी विद वर्ड्स में भी डिफिकल्टी आती है उसको कई बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी किसमें, अल्जाइमर के पेशेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर, मैंने जैसे आपको बताया, तो इनको मैं आपको नोट्स से डिफाइन करती हूँ। क्लिनिकल फीचर का, दीज आर 3 स्टेजेस इन दिस कंडीशन। इसमें 3 स्टेजेस कंडीशन आती है, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है। अल्जाइमर 3 स्टेज का होता है, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है एंड देन सीवियर होता है, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे क्या, स्टेज वन, ठीक है। इसको बोलते हैं जिसकी ड्यूरेशन होती है 1 से 3 साल। आप याद रखना, स्टेजेस जितनी भी मैं पढ़ाऊँ उसकी टाइम ड्यूरेशन आपको याद होगी, उसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज वन जो है वो ड्यूरेशन क्या होती है, 1 से 3 साल की, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या आता है, माइल्ड मेमोरी लॉस, यानी कि स्टेज वन में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, माइल्ड मेमोरी लॉस, यानी हल्का हल्का जो है मेमोरी लॉस उस पेशेंट में होने लगता है। देन नेक्स्ट है न्यू लर्निंग डिफेक्टिव, यानी कि जो नई लर्निंग कोई चीज़ें लर्न करने लगता है तो उसके अंदर डिफेक्ट आने लगता है, वो लर्निंग ना तो इंटरेस्ट उसमें होता है और ना वो उसको करना चाहता है, ठीक है। तो क्या होगा, न्यू लर्निंग डिफेक्टिव होगी। फिर आता है रिकॉल एबिलिटी माइल्डली इम्पेयर्ड लाइक सम नेमिंग एरर्स, ठीक है। व्हाट आर द नेमिंग एरर्स, इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ इस पॉइंट को, कि आप किसी ऐसे पर्सन को मिले जो कि इस टाइप का पेशेंट है, ठीक है, मतलब इस टाइप के सिम्टम उसमें आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता नहीं, आप उससे मिले कि ओ हो हेलो हाय, आपने उससे किया, आपने उसको बोला कि मेरा नाम सुनीता है, ठीक है। आपने उसको बता दिया कि मेरा नाम सुनीता है या पवन है, लड़कों में पवन है, मान लो सुनीता आपने नाम बताया उसको कि हाँ मेरा नाम सुनीता है, हाय हेलो के ठीक है, चलो हाय 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 लोगी, ठीक है। अब अगले दिन जब आप गए तो आप आगे से बोलो कि अरे कि मैंने तो आपसे कल बात की थी, कि कौन हो आप, अरे हाँ बात की थी, आपका नाम तो आपने पूजा बताया था ना। फिर आप डाउट करोगे कि मेरा नाम तो सुनीता और मैंने तो उसको सुनीता बताया, ये मेरा पूजा नाम क्यों बोल रहा है, वो उसके अंदर मीनिंग एरर आ चुकी है, क्योंकि वो माइल्ड स्टेज पर है अंदर के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है अपना सैडनेस और डिलीजन। मैं माइल्डली पढ़ा रही हूँ, अभी माइल्डली चल रहा है अपना। तो माइल्ड में अब दूसरा कौन सा है, माइल्ड में सैडनेस और डिलीजन। मैंने आपको बताया माइल्ड मेमोरी लॉस हो सकता है, न्यू लर्निंग डिफेक्टिव हो सकती है, रिकॉल नेम का मैंने बता दिया। सैडनेस और डिलीजन जो है, सॉरी सैडनेस एंड डिलीजन जिसके अंदर हो सकता है, सैडनेस रह सकती है, डिलीजन उसकी तरह के फॉल्स परसेप्शन आ सकती है। एंड लास्ट है मोटर सिस्टम नॉर्मल, मोटर सिस्टम भी एबनॉर्मल होगा, सॉरी इसको नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल है ये, मोटर सिस्टम जो है एबनॉर्मल हो जाएगा, उसका मस्कुलर डेवलपमेंट भी नहीं होगा उसका अच्छे से, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है फंक्शनली मस्कुलर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये किसके आएंगे, सब माइल्ड स्टेज के, माइल्ड मेमोरी लॉस हो सकता है, न्यू लर्निंग डिफेक्टिव हो सकती है, रिकॉल एबनॉर्मलिटी हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, मोटर सिस्टम नॉर्मल हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ किसमें आएगी, माइल्ड में आएगी। माइल्ड का पीरियड क्या है, इससे 3 साल में, आपको फिर एडन करा दूँ, आपको टाइम पीरियड याद होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप स्टेज टू में आता है, ड्यूरेशन कितनी होती है, 2 से 10 साल, 2 से 10 साल इसकी ड्यूरेशन होती है।
मॉडरेट मेमोरी लॉस, अब इसमें थोड़ा ज़्यादा मेमोरी लॉस होने लगेगा। माइल्ड में क्या है, थोड़ा थोड़ा मेमोरी लॉस होगा, तो थोड़ी ज़्यादा चीज़ों को लॉस करने लगा मेमोरी में। इसके अलावा रिकॉल एबिलिटी सीवियरली इम्पेयर्ड हो जाएगा, मैंने आपको बताया बिल्कुल ही सीवियरली हो जाएगा। डिसओरिएंटेड पर्सन जब हो जाएगा, जब इतनी चीज़ें किसी पर्सन के साथ होने लगेंगी तो वो हर चीज़ में डिसओरिएंटेड हो जाएगा, कहीं मैं कोई चीज़ गलत ना करूँ, कहीं मैं ये चीज़ ना हो जाए मुझसे। एफिजिया स्पीकिंग डिफिकल्टी जो है पेशेंट को होने लगेगी कई बार, क्योंकि वो वर्ड्स को जोड़ के वो कनेक्शन नहीं बिठा पाएगा उनके साथ। चेंजेस इन स्लीप पैटर्न, इंसोम्निया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। हेलुसिनेशन भी उसके पेशेंट के अंदर हो सकता है, ठीक है। ये सारी कितना आएंगे, स्टेज 2 में आएंगी, जिसकी ड्यूरेशन होती है 2 से 10 साल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टेज 2। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम लास्ट वन ऑफ द लिस्ट, स्टेज 3, ठीक है। स्टेज 3 का जो पीरियड होता है, कर होने का पीरियड, वो होता है 8 से 12 साल, ठीक। 8 से 12 साल जो है थर्ड स्टेज जो है, जो सबसे सीवियर स्टेज है। मॉडरेट बीच वाली पढ़ ली, माइल्ड में पढ़ ली, और सीवियर स्टेज है। इसका टाइम पीरियड होता है 8 से 12 साल, वेरी लॉन्ग टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या आता है, सिम्पटम सीवियरली इम्पेयर्ड कोग्निटिव फंक्शन। ऑब्वियसली सब में कोग्निटिव फंक्शन इम्पेयर होते हैं, पर सीवियरली तरीके से होने लगेंगे। लिम्ब रिजिडिटी इसमें होने लगी, सॉरी, यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिन्यूस, तो यूरिन और फीकल पास आउट करने में अनकंट्रोल तरीके से चीज़ें पास आउट होने लगी, ठीक है। यूरिन और फीकल पर आता है इंक्रीज इरिटेबिलिटी, जब ऐसी चीज़ें होने लगेंगी तो मैंने आपको बताया कि इंसान जब चिड़चिड़ हो जाता है, इरिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। डिस्पेचियस उस कंडीशन में होने लगेगा। इसके अलावा डिफिकल्टी इन चेंजिंग पोजिशन एंड मूविंग में भी जो है चेंजेस होने लगेंगे, डिफिकल्टी आएंगी, ठीक है। कंप्लीट लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज का ऑब्वियसली दोनों तरह की मेमोरी जो टोटली लॉस हो जाएंगी, एंड पेशेंट कई बार सीवियर कंडीशन में कोमा में भी आ सकता है। तो ये क्या हो गई, स्टेज 3 वाली 8 से 12 साल का ये पीरियड होता है, ठीक है। तो हमारी तीनों स्टेजेस हो गई हैं। स्टेज 1 भी हो गई माइल्ड, स्टेज 2 हो गई मॉडरेट, एंड स्टेज 3 का हो गई सीवियर। नाउ मूव टू द वार्निंग साइंस। व्हाट आर द वार्निंग साइंस, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। अल्जाइमर डिजीज जो होती है वो प्रॉपर्ली उसके कॉज नोन नहीं है, सिम्टम भी उसके मिसमैच है। तो अब हम पता कैसे करें कि पेशेंट को बीमारी है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले उसको सिम्टम अगर वार्निंग साइन हमको अगर होने लगेंगे, हमारे किसी फैमिली पर्सन को या हमारे किसी नोन पर्सन को, तो ये कुछ फीचर बताए गए हैं वार्निंग साइन के, जो भाई ये अगर पेशेंट में होने लगे तो भाई ये समझता है कि उसको किसी ना किसी तरह से अल्जाइमर डिजीज हो चुकी है, और या फिर उसको डिटेक्शन के लिए हम सेक्रेटरी या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि भाई ये हमारी क्या डिजीज है, क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। तो वार्निंग साइन जो है आपको बताना चाह रहे हैं कि ये सिम्टम्स अगर उस पेशेंट के अंदर है, तो उसका मतलब ये है कि उस पेशेंट को जो है अल्जाइमर डिजीज हो सकती है। तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, जैसे साइन है वो मेमोरी लॉस, ऑब्वियसली मेमोरी लॉस में आपके पास बेसिक प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड अल्जाइमर, तो मेमोरी लॉस में रहेगा। चेंजेस इन मूड और बिहेवियर, ऑब्वियसली मूड और बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे। डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग फैमिलियर टास्क करने में भी उसको डिफिकल्टीज होने लगेंगी, ठीक है। जो काम उसको वेल टू डू है उनको भी ढंग से नहीं कर पाएगा। डिसओरिएंटेशन और टाइम एंड प्लेस को डिसओरिएंटेड हो जाएगा, नेम भी हो जाएगा। मिसप्लेस थिंग्स काइंड चीज ओवर द मिसप्लेस करने लगा चीज़ों को, जो चीज़ वगैरह वो नहीं रखने लगेगा, बिल्कुल कि इलॉजिकल चीज़ों पर जड़ कर रखेगा। पुअर जजमेंट कैपेसिटी उसकी पुअर हो जाएगी। तो ये सारे अगर किसी पेशेंट को देखने को मिले तो उसको पूरा साइकेट्री या डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, और वहाँ पे अल्जाइमर डिजीज के बारे में उसको डिटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये सारे वार्निंग साइन होते हैं बेसिकली, ठीक है। नाउ मूव टू द डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। अब ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ डायग्नोस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है, साथ में उसका मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक्स इन्वेस्टिगेशन में क्या है, जैसे वो सबसे डायग्नोस्टिकल एग्जामिनेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन उसका करेंगे, पता होगा पेशेंट में क्या है। फिजिकल एग्जामिनेशन उसका लेंगे, वाइटल्स वगैरह सारी चीज़ें असेस करेंगे। फिर आता है ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, जो कि क्या करेगा, ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में रिव्यू करेगा, ठीक है। तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। देन अगर सिटी स्कैन एमआरआई भी हम कराएंगे ब्रेन सेल्स को चेक करने के लिए भी किस तरह से फंक्शन कर रही है। एंड मिनी एमएससी, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी हम करेंगे, क्योंकि साइकेट्रिक सिम्टम्स जो है वो शो कर रहा है। तो क्या क्या कराएंगे, हिस्ट्री कलेक्शन कराएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, ईईजी कराएंगे, सिटी स्कैन एमआरआई होगा, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेक कराएंगे, ठीक है। तो डायग्नोस्टिकल इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब डायग्राम के थ्रू मैंने आपको ये शो कर दिया है कि अल्जाइमर डिजीज के अंदर कैसे बायोलॉजिकल जो है एनाटॉमिकल बेसिस है, बायोलॉजिकल बेसिस पे कैसे बीमारी होती है। तो उसमें देखो, नॉर्मल ब्रेन में हिप्पोकैम्पस होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, और हेल्दी न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अब हम अल्जाइमर डिजीज वाले पेशेंट की देखते हैं। अल्जाइमर डिजीज वाले पेशेंट में अल्जाइमर डिजीज वालों का ब्रेन और श्रिंकन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, श्रिंकन ऑफ हिप्पोकैम्पस एंड एनलार्ज वर्टिकल्स। ये क्या कहना चाह रहा है। फिर आता है तो न्यूरोफिब्रिलेट एंगल्स और एबीक्यू प्लेक्स, न्यूरोटिक प्लेक्स की मैंने आपको बताया, वो दोनों प्रोटीन है। इन दोनों प्रोटीन की फॉर्मेशन साइट बताइए, इसकी भी बताइए यहाँ पे, और इसकी बताइए यहाँ पे। ये नर्व सेल्स के अंदर होता है, और ये जो है ये कहाँ एक्यूमुलेट होता है, ये होता है अपने नर्व साइट्स, ठीक है। न्यू सिग्नल जॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों प्रोटीन का एनिमल फॉर्मेशन होता है, ये बताया। अब आपको बीच कभी आपने नोटिस किया, ये शंकन हो गया हिप्पोकैम्पस। शंकन का मतलब शंकन का मतलब ये है कि जो अल्जाइमर डिजीज में जो पेशेंट होते हैं उनका अंदर नॉर्मल ब्रेन से छोटा ब्रेन होता है। जब फंक्शन इम्पेयरमेंट हो जाएंगे तो सारी चीज़ें जो है एनाटॉमिकली जितनी भी हैं, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इंटरसेप्टर वर्टिकल, सारे श्रंक करने लगेंगे, आई मीन छोटे होने लगेंगे। तो ये शो किया है यहाँ पर, और यहाँ पे बताया कि एब्नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहा है और कहाँ कहाँ साइड हो रहा है। समझ में आया। तो अल्जाइमर डिजीज का आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि कैसे ब्रेन की एनाटॉमी जो श्रंक होने लगती है अल्जाइमर डिजीज में धीरे धीरे, अगर सीवियर कंडीशन है किसी की, और एब्नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये रिव्यू हो गया, आपको डायग्राम की शो कर दिया।
नाउ नेक्स्ट मूव टू द मैनेजमेंट। अब हमने टाइप की इन्वेस्टिगेशन कर लिया, कॉज कर ली, पैथोफिजियोलॉजी कर ली, स्ट्रीम कॉज में सब पढ़ लिया। अब लास्ट वन ऑफ द मैनेजमेंट आता है जो कि मेन है एज एन नर्सिस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? देयर इज करंटली नो क्योर फॉर एडी, एडी मींस एल्जाइमर डिजीज, तो देयर इज नो क्योर फॉर एल्जाइमर डिजीज। अभी पर्टिकुलर कोई कॉज इन्वेंट नहीं हुआ, बट देयर आर वेरियस मेडिकेशन अवेलेबल दैट कैन वेरियस मेडिकेशन आर अवेलेबल दैट कैन हेल्प एंड डिलीज द कंडीशन डेवलपमेंट। मतलब कि इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मेडिकेशंस के थ्रू, कुछ थेरेपीज के थ्रू हम इस डिजीज के सिम्टम को या डिजीज को पेशेंट को होने से डिले कर सकते हैं। डिजीज होकर रहेगी लेकिन उसको हम थोड़े टाइम के लिए सप्रेस कर सकते हैं उसके सिम्टम्स को, वो बताया गया है। और वो क्या क्या है? वो है हमारे फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस। फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस क्या है वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस में हम कौन कौन से ड्रग्स के थ्रू जो है उसके सिम्टम्स को थोड़ा सप्रेस कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। तो उसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं, कैटेगरीज बनाई गई हैं फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स। ठीक है, कौन कौन सी? कोलिनर्जिक इनहिबिटर। कोलिनर्जिक इनहिबिटर्स में आता है फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है अल्जाइमर डिजीज के लिए। ठीक है, तो ये फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशंस में आती है कोलिनर्जिक। ये क्या करती है? इसमें क्या आता है? डोनपेजिल एंड ग्लेंडल। ठीक है, ये दोनों कोलिनर्जिक इनहिबिटर क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन को बचा के रखती हैं। और एसिटाइल कोलिन क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नर्व सिग्नल्स ब्लॉक हो लेंगे, उसका रीजन है न्यूरोट्रांसमिशन की जगह को एब्नॉर्मल प्रोटीन घेर लेगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर कम होने लगा। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है, एग्जाम्पल है न्यूरोट्रांसमीटर का। तो एसिटाइल कोलिन को ही बचा के रखता है कौन? कोलिनर्जिक इनहिबिटर से। कौन कौन सी मेडिसिन है? डोनपेजिल एंड ग्लेंडामाइन। ठीक है, तो ये इसमें वर्क करेगा। देन सेकंड आती है मेमोरी, यानी एनहांसिंग ड्रग लाइक कोलिन एंड लेसिथिन डेनॉल एसिटाइल कोलिन प्रिकर्सर होती है जो कि मेमोरी को इंक्रीज करती है। आई मीन ये एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट करके रखती है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन को कौन कौन सी होती है? डेनॉल एसिटाइल कोलिन प्रिकर्सर होती है कोलिन एंड लेसिथिन। ठीक है, देन मूव टू द एंटीसाइकोटिक्स। अब आप पूछोगे एंटीसाइकोटिक क्यों देंगे? क्योंकि साइकोटिक सिम्टम आ रहे हैं उस पेशेंट में, तो उस वजह से एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे। कौन कौन सी? हेलोपेरिडोल कैन बी इफेक्टिव फॉर द एजिटेशन, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। ये सिम्टम है, इनकी वजह से हम एंटीसाइकोटिक पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर। ठीक है, तो ये कौन कौन सी होती है? कोलिनर्जिक इनहिबिटर्स हो गया, मेमोरी हो गया, एंटीसाइकोटिक्स हो गए। नाउ मैं नेक्स्ट मूव टू द एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन देंगे नोट्रिपाइलिन, डेसिप्रामिन टू मैनेज डिप्रेशन। डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए एंटी डिप्रेशन देते हैं। आपने साइकेट्री मूवी डिजीज के बाद सॉरी ड्रग्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, फिर आता है अदर मेडिकेशंस लाइक एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी इफेक्टिव में आल्सो गिवन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अगर मैंने बोला ना आपको कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी डिजीज हो सकती है, तो अगर किसी तरह का एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कर दिया, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स कर दिया, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को प्रेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये सारे फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस हो गई जो कि उसके पेशेंट के अल्जाइमर सिम्टम को डिले कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मैंने आपको ये डायग्राम शो किया है कि हेल्दी ब्रेन जो है, एक मिनट वेट, हेल्दी ब्रेन जो है और सीवियर अल्जाइमर जो है, वो उसमें हेल्दी ब्रेन में जो है आप स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में देखो तो इसका इनलार्ज साइज है, और सीवियर अल्जाइमर में क्या श्रंक हो रहा है, पेशेंट का क्या हो रहा है? श्रंक हो रहा है। तो ब्रेन की साइज क्या हो गई? छोटी। ये मैं आपको एक्सप्लेन किया डायग्राम के थ्रू, आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे लास्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपको बता दो। अब कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी है जो आपको पढ़ना चाहिए। इसमें आता है क्वाइट एनवायरनमेंट। जब पेशेंट सारी इन सब चीज़ों से जूझ रहा है, कुछ जजमेंट नहीं हो रहा, उसको पुअर कैपेसिटी है उसकी थिंकिंग करने की, तो सारी चीज़ों में क्या है? हमको एज अ नर्सिस हमको क्वाइट एनवायरनमेंट रखना चाहिए। मसाज एंड म्यूजिक थेरेपी भी देनी चाहिए, तो माइंड को रिलैक्स करने वाली चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से भी उनको रिलीफ मिलता है। फूड रिच विटामिन एंड ग्रीन वेजिटेबल, जब बॉडी में अच्छे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, रिच प्रोटीन्स जाएंगे या फिर रिच विटामिन जाएंगे, जिसकी वजह से फंक्शन अच्छे होने लगेंगे धीरे धीरे, तो ये भी प्लस फैक्टर होता है। देन आता है कंज्यूम इन लो फैट डाइट। लो फैट डाइट भी इसमें हम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैटी एसिड जो है वो हमारी बॉडी में अल्जाइमर डिजीज को इनडायरेक्टली कॉज होने में रोल प्ले करते हैं, चाहे वो कोरोनरी डिजीज हो या फिर हाइपरटेंशन हो, तो फैट डाइट लो ही लेनी चाहिए। मेंटेन ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ऑब्वियसली मैंने बताया हाइपरटेंशन भी इसका रिस्क फैक्टर होता है, तो मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो ये क्या है? क्वाइट एनवायरनमेंट, मसाज एंड म्यूजिक थेरेपी, फूड रिच लाइक विटामिन, कंज्यूम लो फैट डाइट, मेंटेन, ये सारे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ना। फार्माकोलॉजिकल में पढ़ लिए एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल पढ़ लिए। नाउ नेक्स्ट लास्ट मानो नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आता है? नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट लास्ट है, इसमें हम बताएंगे कि अल्जाइमर डिजीज के लिए नर्सिस को क्या करना चाहिए। द गोल ऑफ द कोयर इज टू हेल्प द पेशेंट इन मेंटेनिंग हिज और हर डेली लिविंग। डेली और किस, क्योंकि डेली लिविंग के वर्क नहीं कर पा रहा पेशेंट, तो हमको इनको मेंटेन करवाना है पेशेंट को, रिमेंबर। ठीक है, दूसरा क्या? प्रोवाइड क्वाइट एनवायरनमेंट टू पेशेंट वेदर ही रिमेन काम एंड फोकस ऑन हिज एक्टिविटीज। डेली एक्टिविटीज को लर्न करने लगेगा, न्यू थिंग्स लर्न करने के लिए क्वाइट चीज़ें बहुत इज अ मस्ट थिंग कि आप उस एनवायरनमेंट को कीप एंड काम रखें। ठीक है,
नाउ थर्ड, एनकरेज फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड थेरेपीज लाइक योगा मेडिटेशन। योगा मेडिटेशन तो हर डिजीज में अच्छी ही रिजल्ट देता है, बट किस डिजीज में मेन रोल प्ले करेगा साइड फैक्टर की वजह से, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज करने का ट्राई करेगा तो योगा मेडिटेशन बहुत अच्छा है बॉडी को सर्कुलेशन के लिए, ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए और बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, फिर आता है इंश्योर अबाउट सेफ्टी related to patient is more prone, because the patient is more prone to injury due to low brain function होता है, वो अपने साथ कुछ भी कर बैठेगा, इसलिए उसकी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें। ध्यान आता है टेक मेडिसिन एट रेगुलर टाइम, मेडिसिन को रेगुलर टाइम पे लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मेडिसिन को रेगुलर टाइम पे लेना चाहिए पेशेंट। ठीक है, देन लास्ट आता है एनकरेज पेशेंट टू टेक हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट पेशेंट को लेनी चाहिए जो कि कंटेन के बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए एडमिनिस्टर फॉलो अप किया। ठीक, तो सारी चीज़ें जो हमें फॉलो करनी चाहिए किसमें, नर्सिंग मैनेजमेंट में। देन आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको ये डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दिया। नाउ फिर मैंने आपको बता दिया फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेज में हम क्या क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, इसका कोई क्योर नहीं है, बस कुछ फैक्टर्स की वजह से ठीक हो सकती है। मैंने आपको डायग्राम शो कर दिया भाई कि एब्नॉर्मल प्रोटीन फॉर्मेशन का होता है, ब्रेन स्ट्रंक कैसे होता है। ठीक है, देन मैंने आपको डायग्नोलॉजिकल एग्जामिनेशन बता दिया कि भाई क्या क्या इसका डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में करेंगे, वार्निंग साइन मैंने आपको बता दिए। देन मैंने आपको स्टेज 3, स्टेज 2 और स्टेज 1 के बारे में बता दिया, और इसके अलावा मैंने आपको सिम्टम्स भी बता दिया, अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी हमने डील कर ली और हमने कॉज भी डील कर लिए। ठीक, फिर क्या देखा हमने, हिस्ट्री भी देख ली इसकी, और होता क्या है, सेनाइल डिमेंशिया का टाइप होता है, बेसिकली प्रोग्रेसिव मेंटल मेमोरी हो सकता है। तो गाइज ये था हमारा अल्जाइमर डिजीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन जो आज हमने पढ़ा। अल्जाइमर डिजीज के ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, आपके अकेडमिक एग्जाम में भी आते हैं, तो आपको मस्ट आपको ये याद होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज, आपको जैसा भी इस वीडियो में लगा आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओवरऑल थैंक यू गाइज अटेंड करने के लिए।